एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग के बारे में आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। जो कल हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग को पढ़ना, जिसमें जो पहला एलिमेंट था रिक्रूटमेंट, उसको हमने कल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के दोनों एलिमेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन क्या होती है। सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जितने भी इंडिविजुअल्स जो हमारी कंपनी में उस वैकेंसी पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे और जिन्होंने अपनी जॉब एप्लीकेशंस हमें सबमिट करवाई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करवाई, अब उन एप्लीकेशन से हम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को गो थ्रू होना है और उन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है या उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना है जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स, मतलब जितने भी जॉब की एप्लीकेशंस आई है या जितने भी इंडिविजुअल्स ने जॉब की एप्लीकेशन दी है उनकी स्क्रीनिंग करना, ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है उसको हायर कर सकें। अब ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बारे में एक और पॉइंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एट एवरी स्टेज मेनी आर एलिमिनेटेड एंड फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज अंटिल द राइट टाइप इज फाउंड। मतलब लाइक सपोज सिलेक्शन प्रोसेस में हमने बनाए हैं 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज में जितनी भी जॉब एप्लीकेशन आई हमने उनको चेक किया। सपोज हमारे पास आई 500 जॉब एप्लीकेशंस, लेकिन हमें वैकेंसी कितने की है, 50 की। तो हमने फर्स्ट लेवल पे ही सपोज 200 को रिजेक्ट कर दिया। तो 500 में से हमने 200 को रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास कितनी एप्लीकेशन बची, 300, जो सेकेंड लेवल पे पहुंची। अब जो 300 सेकेंड लेवल पे पहुंची, जब हमने सेकेंड लेवल को ख़त्म किया या उसमें जो कंपटीशन या एग्ज़ाम वगैरह लिया, उसमें से हमारे पास सिर्फ 150 कैंडिडेट बच गए। मतलब सिर्फ 150 कैंडिडेट बचे जिन्होंने सेकेंड लेवल को भी पार कर लिया। अब थर्ड लेवल पे जो फाइनल में आए उसमें हमने अपने 50 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं कि हम हर लेवल के साथ जो इनअप्रोप्रिएट कैंडिडेट होते हैं या जो कैंडिडेट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब के नहीं होते, उनको हम एलिमिनेट करते जाते हैं हर स्टेज पे, हर लेवल पे इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ताकि जो कैंडिडेट्स बेस्ट सूट करेंगे उस जॉब को उनको हम सेलेक्ट कर सकें। तो ये था इसका पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आता है। मतलब हमारे पास जो जॉब एप्लीकेशंस आई आउटसाइडर्स की, उनको एम्प्लॉय बनाने तक के सफ़र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी इंडिविजुअल को एम्प्लॉय जब हम बनाते हैं तो क्या पूरा प्रोसेस उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है या हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट में हमारे पास जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस आई उनको हम गो थ्रू करें, एंड जो एप्लीकेशन हमें ऐसी लगे कि जितनी हमारी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो मीट नहीं कर रही हैं, तो उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो जॉब एप्लीकेशन हमें ऐसी लगती हैं कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकती हैं, उनको हम अपने पास रख लेते हैं। इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब जो हमारी स्क्रीनिंग, जो हमारी जॉब एप्लीकेशन जो हमने भेजी है उसके बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है तो वो एक पेन पेपर टेस्ट या फिर एक MCQ बेस्ड टेस्ट, कुछ किसी भी तरीके से कोई टेस्ट लेती है। जो इंडिविजुअल्स उसमें अपीयर होते हैं उनकी किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को या फिर किसी ट्रेड के बारे में जानने के लिए, लाइक सपोज सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट,
इंटरेस्ट टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं सिलेक्शन टेस्ट में जो कोई भी और एक ऑर्गेनाइजेशन करवा सकती है। लाइक इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में वो जो जितने भी इंडिविजुअल्स उसमें अपेयर होते हैं उनका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, अगर सपोज कोई ऐसी जॉब है जिसमें माइंड का बहुत यूज़ है तो वो कंपनी चाहेगी कि उसकी कंपनी में जो भी इंडिविजुअल बाहर से आए वो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उसके लिए वो इंटेलिजेंस टेस्ट रखवाएंगे। अब सपोज कोई कंपनी है जिसमें लाइक सपोज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो यही चाहेगी कि जो भी हम इंडिविजुअल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करें उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो ये चेक करने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाते हैं। या फिर अगर हमारी कंपनी लाइक सपोज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में डील करती है तो हम चाहेंगे कि जिस भी इंडिविजुअल को हम अपनी कंपनी का पार्ट बनाए वो ट्रेड में अच्छा हो। तो हर एक कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, या फिर किसी और प्रकार का भी कोई टेस्ट हो सकता है। अब जो एम्प्लॉयज़ इनमें से कोई भी एक टेस्ट या जितने भी किसी कंपनी ने लिए उसको पास कर लेता है उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू बेसिकली लेता कौन है, जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं किनका, जो हमारी कंपनी का पार्ट बनने के लिए आए हैं उनका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसमें ब्रीफ डिस्कशन हो सकती है उनकी, जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसकी क्या क्या स्किल्स हैं, वो इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड है, एनीथिंग दे कैन आस्क इन द एम्प्लॉय इंटरव्यू। फोर्थ पॉइंट होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। बेसिकली इसमें क्या की जरूरत है, लाइक सपोज एम्प्लॉय इंटरव्यू में जो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो गए जिनका इंटरव्यू क्लियर हो गया उनकी जॉब एप्लीकेशन के बेसिस पे उनकी रेफरेंसेस चेक की जाती है। मतलब क्या वो किसी एम्प्लॉय को जानते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही पार्ट है, या वो किसी के नोन में है। अगर कोई है तो हम उस एम्प्लॉय से भी उस इंडिविजुअल के बारे में नॉलेज गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है जिसको हमने इंटरव्यू में सेलेक्ट किया है क्या वो हमारी कंपनी के लिए फिट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने उसका टेस्ट भी ले लिया, इंटरव्यू भी ले लिया, उसकी रेफरेंसेस बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, और फिर अगर हमें वो एम्प्लॉय ऐसे लगे कि वो एप्रोप्रिएट है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो सूट करेगा तो हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ ने इस प्रोसेस तक सब कुछ पास कर लिया, लेकिन हमारे पास वैकेंसी है सिर्फ 2 के लिए, तो हम सिलेक्शन डिसीजन में उन 5 में से सिर्फ किसी 2 को ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा सिलेक्शन डिसीजन कि इन 5 में से किन 2 को हमें सेलेक्ट करके जॉब देनी है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमारी कंपनी का कौन से इंडिविजुअल्स हिस्सा बनने चाहिए, ये 2 एम्प्लॉयज़। तो अब हम इनको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भेजते हैं, मतलब इनके मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं कोई इन्हें बीमारी तो नहीं है जो इन्होंने हमसे छुपाई, या फिर आगे इन्हें कोई हो सकती है हेरिडिटी एंड ऑल दैट। तो इसमें इनका मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर वो इस मेडिकल एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हैं देन उनको ऑफ़र की जाती है जॉब। मतलब कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन सकते हो इस पोजीशन के लिए, और हम आपको ये लेटर भेज रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ जो भी मैंने बोली। एंड अगर आप हमारी कंपनी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस डेट तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो या वहाँ आके रिपोर्ट करो। ये होता है जॉब ऑफर में। जॉब ऑफर में बेसिकली या तो कॉल या लेटर के थ्रू बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो और आप इंटरेस्टेड हो, तो इस टाइम तक आप हमारी कंपनी को रिपोर्ट करो। लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हमने उसे जॉब ऑफर कर दी और उसने जॉब को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब हम उसके साथ बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब लाइक सपोज हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं, पहले फर्स्ट ईयर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे रखेंगे। अगर आपकी ग्रेड अच्छी आई तो हम आगे आपको परमानेंट कर देंगे। ऐसे कोई भी क्लॉज या कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज हो सकता है एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसमें एक और पॉइंट होता है अटेस्टेशन फॉर्म। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, मतलब जिसमें जो इंडिविजुअल जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बनने जा रहा है वो हमें ये क्लैरिफाई कर देता है अपनी सारी चीज़ों के बारे में, और ये भी क्लियर कर देता है कि वो कितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, या उसके बारे में एनीथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो। तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि हम किसी भी आउटसाइडर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने से पहले क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब जब कोई आउटसाइडर हमारी कंपनी का हिस्सा बन चुका है तो हम आते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग पे, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब उसे हमने अपनी कंपनी का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन हमें उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, या उसकी जो जॉब है उसके हिसाब से उसे क्या स्किल यूज़ करनी है, ये सब कुछ हमें उसे बताना पड़ेगा, जो हम बताएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के अंडर। फर्स्ट है बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को समझते हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की जो स्किल्स हैं, जो उनका एप्टीट्यूड है, उसको इंक्रीज़ करें। मतलब जो उनके पास ऑलरेडी टैलेंट स्किल्स थी उसको तो हमें यूज़ करना ही है, साथ ही साथ उनकी और स्किल्स को भी डेवलप करना है। अब ये तो दोनों में सेम चीज़ है, लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। बेसिकली ट्रेनिंग होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, और डेवलपमेंट का होता है टू हैंडल हायर जॉब्स इन फ्यूचर। मतलब जैसे कि हम आए, हम लाइक सपोज कि हम 11th क्लास में थे, हम अपनी 11th क्लास की स्टडी जब स्कूल में कर रहे हैं तो हम ट्रेन हो रहे हैं कि हम उसके लिए एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन अगर हमने साइंस स्ट्रीम ली होती तो साथ ही साथ हम 11th क्लास में ही आकाश या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करवा चुके होते, जिससे कि हमारे जो जी मेंस वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो पाए। तो ये एग्ज़ाम्स के हमारे 11th के लेवल पे ही आ जाते नहीं, ये हमारे 12th को क्रॉस करने के बाद आते। तो जिस चीज़ के लिए हम अपनी स्किल्स को अभी यूज़ करने के लिए डेवलप कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग, और जिन स्किल्स को हम अभी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे या फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ करें, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया, सेलेक्ट भी कर लिया, तो जो हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आपकी जो न्यू जॉब लगी, आप इस पोजीशन पे हो तो आपको ये काम करने हैं, तो वो पार्ट होगा ट्रेनिंग का। मतलब जो उनको जॉब असाइन की गई है उसके लिए जब उन्हें उसके हिसाब से उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा तो वो होगा ट्रेनिंग। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, लाइक सपोज फ्रॉम 5 years दे आर वर्किंग इन आवर कंपनी, तो हमने उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें हम उनकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसके साथ साथ उनकी और स्किल्स को भी बढ़ाएं ताकि उनको प्रमोशन में या हाई रैंक्ड जॉब्स करने में हेल्प मिले। अब ये प्रमोशन या हाई रैंक्ड जॉब्स उनकी नॉर्मल पोजीशन से तो आगे है ना, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। वैसे ही इसमें भी होता है कि स्किल्स को इंक्रीज़ करना जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रैंक को आगे बढ़ा सकें। ये था मेन डिफरेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और साथ ही साथ इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमने ये तो पढ़ा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब जो हमने एम्प्लॉयज़, जो हमने आउटसाइडर्स को अपनी कंपनी में जगह दी, अपनी कंपनी में जॉब दी, ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड तो होंगे ही, इसलिए तो हमने उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सा बनाया। लेकिन फिर हमें उसकी ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? पहले के टाइम में क्या होता था कि उस टाइम पे
जो एनवायरनमेंट था, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो इतना चेंज नहीं होता था, रैपिड चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में एनवायरनमेंट, किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंज होता है। इसीलिए जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको अप टू डेट रखने के लिए टाइमली हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, ताकि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल आउटडेटेड ना हो जाए और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी भी कहीं डिक्रीज़ ना हो जाए। इसीलिए आज के टाइम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था इम्पोर्टेंस के बारे में, जस्ट थोड़ा सा आप इसको कैसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड एम्प्लॉयज़ को। मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों को तो बेनिफिट देती है, लेकिन क्या क्या बेनिफिट्स देती है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेरिट्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे बेनिफिट करती है। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। बेसिकली अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे तो ये हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि आपको इतने इतने टाइम में अपने आप से आना है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेशंस होंगे जिसमें हम आपकी स्किल्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़। ऑब्वियसली अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं उनको अपडेटेड रखेंगे, उनकी स्किल्स को इन्हांस करते रहेंगे, तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनका काम करने का तरीका है वो भी मॉडर्न होगा, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर बेटर। ऑब्वियसली जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, तो उनकी स्किल्स डेवलप होंगी जो हमें आगे भी बेनिफिट देंगे और आज भी बेनिफिट देंगे। सपोज़ हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो वो आज के हिसाब से एकदम अपडेटेड काम कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा चेंज आया बिजनेस एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से हमें फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ी एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो वो चेंज है जब वो आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़े तो हम उसे इजीली ओवरकम कर पाए, क्योंकि हमने उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़। ऑब्वियसली जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो हम काम कर रहे हैं उसको हम स्पेशलाइजेशन के साथ एंड टाइमली अचीव कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेज। सपोज हम एक इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एक 1980 से अराउंड कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। उस टाइम पे सारा पेपर वर्क हुआ करता था, लाइक उस टाइम पे कंप्यूटर्स इतने फेमस नहीं थे, तो वो नॉर्मली इसी पे काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ बढ़ने लगा तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने आप को अपडेट किया और साथ ही साथ उन्होंने सबके लिए कंप्यूटर्स इंस्टॉल करवा दिए रैदर दैन डूइंग पेपर वर्क। तो जो वो एम्प्लॉय था उसे तो कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता, तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा कि यार मेरे एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर तो आ गया लेकिन इन्हें तो चलाना ही नहीं आता, तो फिर इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस ऑर्गेनाइज किए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर को यूज़ करना सिखा पाए। अब जब जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता था, अब वो उसे रन कर पाएंगे तो उन्हें कितनी सेटिस्फैक्शन, कितनी हैप्पीनेस फील होगी, जिससे उनका मोरल इंक्रीज़ होगा। और मोरल इंक्रीज़ होगा तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, जिससे इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विल बी एबल टू बी अचीव। ओके, तो इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो है SPF इन्हांसेस मोरल। SPF सनस्क्रीन होता है, राइट। तो उससे जैसे कि गर्ल्स जो होती हैं वो फील करती हैं अच्छे मोरल, लाइक कॉन्फिडेंट फील करती है, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंट फील करते हैं। किन पॉइंट्स की वजह से? S से सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, P से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, F से फ्यूचर इज़ बेटर,
ई से इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस एंड एम से मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी इंक्रीज। ऑब्वियसली जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है उसको अगर एक स्किल नहीं आती है तो वो वेस्टेज ही करेगा रिसोर्सेज की, लेकिन अगर उसे एक रिसोर्स को यूज़ करना आ जाएगा तो उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, जिससे एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट रिड्यूस हो पाएगी एंड वी विल बी एबल टू अचीव एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस बेटर। जब किसी भी एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप होंगी, एप्टीट्यूड डेवलप होगा, उसका माइंड अपग्रेड होगा, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स इम्प्रूव। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करना। लास्ट पॉइंट है सेटिस्फैक्शन। इसको भी हम यहीं से लिंक कर सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ में एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम अपडेट करते रहे अपने एम्प्लॉयज़ को भी न्यू चेंजेस से, न्यू टेक्नोलॉजी से, तो उनके मन में भी सेटिस्फैक्शन रहेगी कि दे आर वर्किंग विद द न्यू और द अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड दे आर नॉट आउटडेटेड एंड दे आर एबल टू बिकम अ ट्रू ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से। अब इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो है ये EPS इंक्रीजेस। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर होता है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप भी ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ का जो EPS है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो कैसे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, E से, T से परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है एंड S स्क्वायर से स्किल्स इम्प्रूव होती है एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट के मेरिट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीक़ों से की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग मेथड्स। मतलब जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो कितने तरीक़ों से प्रोवाइड की जा सकती है। बेसिकली इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर ही रहा है, अपनी जॉब को तो कर ही रहा है, उसके साथ में हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मतलब वो अपनी जॉब भी करे और साथ में ट्रेनिंग भी ले। एंड ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है कि हम उसे उसकी जॉब से थोड़े टाइम का रेस्ट देके उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करें, ताकि जब उसकी वो स्किल डेवलप हो जाए तब वो वापस अपनी जॉब को रिज्यूम कर पाए। अब हम पढ़ते हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब को किस किस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं या जिनकी भी कोई हमें स्किल डेवलप करनी है, उनको हम जो उनके हायर पोजीशन पे या जो उनके सीनियर हैं जो उस फील्ड में उस स्किल में स्पेशलाइज्ड है, उनके साथ काम करने का मौका दें, ताकि जो न्यू है एम्प्लॉयज़ वो उस स्किल को स्पेशलिस्ट से सीख सके काम करते करते। अप्रेंटिसशिप का मतलब इन शॉर्ट कि हम जो न्यू एम्प्लॉयज़ या जिन्हें वो स्किल नहीं आती उनको जो स्पेशलिस्ट है उनके अंडर रख दे, ताकि जो न्यू वाले हैं वो अपने स्पेशलिस्ट टीचर या जो स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड के उनसे सीख सके उस स्किल के बारे में। नेक्स्ट है कोचिंग। कोचिंग भी अप्रेंटिसशिप की तरह ही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस स्पेशलिस्ट को किसी एक ग्रुप का कोच बना देते हैं कि आपको इस पूरे ग्रुप को ये स्किल को सिखाना है या इस स्किल में माहिर बनाना है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, आजकल ये बहुत ही कॉमन है इंटर्नशिप। इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट फर्म्स के साथ टाई अप कर लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो उनको फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम
किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझ सके और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके अपनी नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ। लास्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज एक हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, HR एंड फाइनेंस। जो एम्प्लॉय HR में काम कर रहा था उसको हम शिफ्ट कर देंगे फाइनेंस में, ताकि वो फाइनेंस की जो स्किल्स होती हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस या जो भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की फील्ड में, वो भी उस एम्प्लॉय में हम डेवलप कर सकें। ऐसे ऐसे हम उसे थोड़े थोड़े टाइम में हर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर एज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट कि वो कैसे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करते हैं ताकि उनकी स्किल्स न्यू डिपार्टमेंट, न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप हो सके। अब हम पढ़ते हैं ऑफ द जॉब, मतलब जॉब से हमने थोड़े टाइम का रेस्ट लिया है ताकि हम अपनी स्किल को डेवलप या ट्रेन कर सकें। इसके भी 4 मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासरूम लेक्चर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जो आपका टीचर होगा वो आपके सामने आएगा एंड यू विल बी सिटिंग ऑन द बेंचेस लाइक अ क्लासरूम, और वो आपको लेक्चर देगा स्किल के बारे में कि आपको इस स्किल को कैसे डेवलप करना है, किस किस सिचुएशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो एंड ऑल दैट। सेकेंड है फिल्म्स एंड केस स्टडीज़। फर्स्ट में तो हमने देखा कि जो टीचर था वो लेक्चर देके चला गया। सेकेंड में क्या है कि वो आपको शॉर्ट फिल्म्स या PPTs दिखाते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो उसकी प्रीवियसली जिस सिचुएशन से उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कैसे डील किया उन केस स्टडीज़ को बताया जाता है ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ सको। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो ओरिजिनल बिल्डिंग है जहाँ पे वो अपनी कोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसके अलावा एक न्यू बिल्डिंग या एक न्यू प्लेस बनाती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा सके। मतलब टू सेट अप अ न्यू इंस्टीट्यूशन वेयर द एम्प्लॉयज़ कैन बी ट्रेन्ड फॉर एनी स्किल और एप्टीट्यूड और एनीथिंग। लास्ट है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी स्किल्स हमें डेवलप करनी है उनको उन फील्ड के स्पेशलिस्ट से मिलवाए ताकि वो उनसे नॉलेज ले सके और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। तो ये थे ट्रेनिंग मेथड ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के। इसी के साथ हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं, चैप्टर 6 स्टाफिंग। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। थैंक यू and do like our video and subscribe to our channel. Thank you.